नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम स्कूल व्याख्याता के मद्देनजर ये क्लासें ले रहे थे और आज जो टॉपिक है दिख रहा होगा आपको, मौर्यकालीन कला और साहित्य। ये आपके फर्स्ट पेपर में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है और सेकंड पेपर इतिहास में जो टॉपिक महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या जहाँ भी मौर्य काल आएगा वहाँ ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है। तो आज इस टॉपिक को हम देखेंगे। मेरी हमेशा की तरह पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी जो कंटेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा यहीं पर ही क्लियर हो जाए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं होगा। तो वही है, चलिए हम शुरुआत करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि किस प्रकार से ये टॉपिक है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आइए देखिए, मौर्य काल की हम बात करेंगे। मौर्य काल की कला की बात करेंगे। तो मौर्य काल की जो कला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मानी जाती है? देखिए, मौर्य जो काल है उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहला ऐसा समय है भारत में जब भारत में पत्थरों का प्रयोग किया गया। इससे पहले भारत की जो कला संस्कृति है, ये भारत की जो स्थापत्य कला है, उस स्थापत्य कला में कभी भी पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया। परंतु मौर्य काल के अंदर ही सर्वप्रथम भारत में किसका प्रयोग किया गया? पत्थरों का प्रयोग किया। तो ये अपना आप में एक चीज आईएमपी हो जाती है कि बताइए, भारत में स्थापत्य कला में सर्वप्रथम पत्थरों का जो प्रयोग प्रारंभ हुआ था वो किस काल से प्रारंभ होता है? वो मौर्य काल से प्रारंभ होता है। अब मौर्य काल में जो प्रभाव दिखाई देता है वो किसका प्रभाव देता है? फारस का प्रभाव दिखाई देता है, या हम यूं कह सकते हैं ईरान का प्रभाव हमें सर्वाधिक दिखाई देता है। किस प्रकार से? क्योंकि इन पत्थरों पर क्या की गई थी? पॉलिश की गई थी। पत्थर उबड़ खाबड़ थे, ढंग से नहीं थे, अच्छे नहीं थे, परंतु इन पत्थरों पर क्या की गई है? पॉलिश की गई है। प्लस इस पे कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। अभी हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि मौर्य साहित्य में खरोष्टी लिपि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है मौर्य साहित्यों में। इसके बाद में जो घंटक है, घंटक है, दिमाग में घटक नहीं है, घंटक है। घंटकों का क्या किया गया? बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। इसके अलावा बाद में हम बात करें आदेश जो शैली है, आदेश शैली का किस प्रकार से मौर्य स्थापत्य कला में प्रयोग किया गया। सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप अशोक के सारे स्तंभ देखोगे या सारा अभिलेख देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे जानवरों के प्रति एक उदारता दिखाई गई है। या जो अशोक के जो स्तंभ है, जो अशोक के प्रतीक चिन्ह है, उन प्रतीक चिन्हों के अंदर भी पशु की जो आकृति है, उन पशु की आकृति को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो सब चीजें देखने को मिलती है, ये हमें ईरान की जो स्थापत्य कला है या फारस की स्थापत्य कला में हमको देखने को मिलती है। अब जो मौर्य स्थापत्य कला है उनका उद्देश्य क्या है? जितनी भी जो हमको मीनारे, जितनी भी जो स्थापत्य कला में जो चीजें देखने को मिलेगी, उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा। उनका निर्माण बनाने के पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो उनमें अधिकांश इमारतें बनाने के पीछे कारण क्या रहा है कि जो मौर्य काल है, मौर्य काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था और उन सबका उद्देश्य केवल एक था कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का क्या किया जा सके? प्रचार किया जा सके। इसी प्रकार प्रचार को लेकर, इसी बौद्ध धर्म के प्रसार को लेकर इन सभी इमारतों, इस स्थापत्य कला की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब देखिए, अब हम बात करें कि जो मूर्तियां है, मौर्य काल की मूर्तियां किस प्रकार की हुआ करती। अब सबसे बात करें कि मौर्य काल की जो मूर्तियां हुआ करती थी वो किस प्रकार से हुआ करती थी। तो मौर्य काल की जो मूर्तियां है वो दो प्रकार की हुआ करती है। तो पाषाण प्रतिमाएं हुआ करती थी, ये पत्थर की प्रतिमा, या फिर क्या है? यक्ष की मूर्ति। क्या हो सकती है? यक्ष की मूर्तियां। इस यक्ष की मूर्तियों के भी हम और ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यक्ष की मूर्तियों की बात करें तो हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई है मणिभद्र की। ये भय और ये न है, ठीक है। हमें मणिभद्र की, यक्ष की क्या प्राप्त हुई है? कि मूर्ति प्राप्त हुई है। और कहाँ से प्राप्त हुई है ना? परखम से। परखम जो गांव है मथुरा में, इस गांव से हमको मणिभद्र यक्ष की हमें क्या प्राप्त हुई? एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी के अलावा हम बात करें तो चमार ग्रहणी यक्ष की हमको क्या प्राप्त हुई है? एक मूर्ति प्राप्त हुई है। और कौन से गांव से प्राप्त हुई है? ये दीदारगंज से। कहां से? दीदारगंज है ये। दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमें त्रिमुखी यक्ष की भी मूर्ति प्राप्त हुई है।
कहां से? राजघाट वाराणसी से। कहां से प्राप्त हुई है? राजघाट वाराणसी से हमको त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा बात करें तो हमें नर्तकी की मूर्ति और रथ का पहिया, ये दोनों जो है कौन सी? नर्तकी की मूर्ति और रथ का पहिया, ये दोनों ही बुलंदी बाग से प्राप्त है। और कहां पर? पटना से। तो ये सवाल पूछा भी गया है एग्जाम में कि बताइए कहां से हमको मौर्यकालीन रथ का पहिया प्राप्त हुआ? तो कहां से प्राप्त हुआ? बुलंदी बाग। कहां से? पटना से हमको ये चीजें प्राप्त हुई। इसके अलावा बात करें कुछ पाषाण निर्मित हस्ती मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। जो पाषाण से निर्मित हस्ती मूर्तियां है कहां से प्राप्त हुई? ढोली उड़ीसा और कालसी देहरादून से प्राप्त हुई। कहां से? देहरादून से। देहरादून नहीं, दिमाग में देहरादून नहीं, देहरादून। यहाँ से हमको पाषाण निर्मित हस्ती की मूर्तियां भी क्या हुई है? प्राप्त हुई है। इसके बारे में हम बात करें कि मौर्यकालीन जो महल थे वो किस प्रकार से हुआ करते थे। देखिए मौर्यकालीन महलों में एक बात, सबसे जिस महल का नाम आएगा उस महल का नाम आएगा सुगांग, है ना। सुगांग का महल जो है, ये जो महल किस प्रकार से था ये महल किस प्रकार से था? तो दिमाग में ये जो महल था ये लकड़ी का महल था, ये कास्ट महल था। कौन सा? कास्ट महल है, लकड़ी का महल है। तो हमें लकड़ी का महल भी सर्वप्रथम इसी काल में देखने को मिलता है। कास्ट महल था कहां पर? ये कुम्हारगांव पटना के अंदर है। कौन से गांव में? ये कुम्हारगांव पटना के अंदर है। इसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन सा? तो इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसे कास्ट महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया गया। और जो फाहियान है, फाहियान इसे क्या कह के संबोधित कर रहा है कि इस महल का जो निर्माण करवाया जा रहा है वो स्वयं देवी देवताओं द्वारा करवाया जा रहा है। किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ये स्टेटमेंट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए किस महल के लिए इस प्रकार की बात कही गई है, कि किस महल के लिए इस प्रकार की बात कही है कि ये जो महल है ये देवताओं द्वारा निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? देवताओं द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है, अब इस महल को सूसा, ये सूसा है दिमाग में, इस महल को सूसा व एबतन के महलों से भी क्या कहा गया? श्रेष्ठ कहा गया। तो किस महल को सूसा व एबतन के महलों से भी श्रेष्ठ कहा गया है? तो सुगांग के महल को सूसा व एबटन के महलों से भी श्रेष्ठ कहा गया। और ये सिर्फ कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो मैगस्थनीज ये कह रहा है कि ये जो महल है सुगांग का जो महल है ये महल सूसा व एबतन के महलों से भी क्या है? श्रेष्ठ है। स्ट्रोबा जो है वो स्ट्रोबो भी कह रहा है, और एरिमन जो है ये इस महल को, किसको? सुगांग के महल को सूसा व एबटन के महलों से भी क्या बता रहे हैं? श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो आप सोचिए किस प्रकार से जो स्थापत्य कला मौर्य काल में रही होगी कि विदेश के जो लेखक है वो भी अपने वहां के महलों की तुलना यहाँ के महलों से कर रहे हैं, और यहाँ के महलों को क्या बता रहे हैं? श्रेष्ठ बता रहे हैं। अब इस महल की जो खोज है, इस महल की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? तो खोज किसके? इस महल की जो खोज है इस महल की खोज किसके द्वारा की गई? स्नूअर के द्वारा की गई। किसके द्वारा की? स्नूअर के द्वारा इस महल की क्या की गई है? खोज की गई है। आ जाइए अगला हम किस महल की बात करें? लकड़ी के परकोटे की बात करें। तो ये लकड़ी का परकोटा क्या होगा कि चारों तरफ जो दीवार होती है उससे चारों तरफ की, मान के चलिए ये कोई महल है और इसके चारों तरफ की जो दीवार है इसी को क्या बोला जाता है? परकोटा बोला जाता है। तो ये जो लकड़ी का परकोटा है ये कहाँ पर स्थित है? तो बुलंदी बाग पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बुलंदी बाग पटना में। इसकी खोज भी किसके द्वारा की है? स्नूअर के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? इसकी खोज भी स्नूअर के द्वारा की गई है। आ जाइए आगे हम बात करें अशोक के स्तूप। अशोक के जो स्तूप है, अशोक स्तूपों का निर्माण करवा रहा है। अब स्तूप का निर्माण करवाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा? क्यों अशोक ने किसका निर्माण करा? स्तूपों का निर्माण करवाया। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा है कि अशोक ये बताना चाह रहा है कि मैं जनता से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। मेरे में क्या है? सहिष्णुता है। मैं सभी लोगों पर क्या करता हूँ? दया करता हूँ। इसके अलावा जन कल्याण का क्या देना चाह रहा है? संदेश देना चाह रहा है। अशोक के स्तूपों के निर्माण करवाने के पीछे ये कारण रहे कि मैं सभी से प्रेम करता हूँ, सहिष्णुता का भाव है मेरे में, मैं सभी पर दया दृष्टि रखता हूँ तथा मैं क्या जन कल्याण की बात करता हूँ। तो इन्हें सभी के आधार पर क्या कह रहा है कि अशोक के द्वारा स्तूपों का निर्माण करवाया जा रहा है। जब अशोक के द्वारा स्तूपों का निर्माण करवाया जाएगा तो उसमें क्या खास बात है? तो देखिए एकात्मक है। जो अशोक के जो स्तूप है वो एकात्मक है, मतलब प्रत्येक जो स्तूप है वो अपने आप में एक अलग है, एक अलग ही नमूना है। स्थापत्य काल का, एक स्थापत्य कला का एक अलग ही क्या माना जा रहा है? नमूना माना जा रहा है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जा रहा है।
क्या माना जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो कांतिमय है, मतलब उनमें क्या है, एक चमक है, पॉलिशदार है, मतलब प्रत्येक स्तूप पर क्या की गई है, पॉलिश की गई है। इसके अलावा बात करें इन्हीं पर हल्के बलुआ, दिमाग में हल्के गुलाबी बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये अभी तक जो है वो सबसे आईएमपी लाइन है कि बताइए मौर्य काल में किन इमारतों पर हल्के बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, तो स्तूप पर हल्के बलुआ गुलाबी पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मोस्ट आईएमपी यह पूछा जा सकता है निम्न में से गुलाबी पत्थरों का प्रयोग किस काल में किया गया, तो किस काल में किया गया, मौर्य काल में किया गया, मौर्य स्थापत्य कला में किया गया। इसके अलावा ये जो गुलाबी पत्थर है, ये गुलाबी पत्थर कहाँ से लाए गए थे, तो चुनार से। कहाँ से लाए गए थे, चुनार वाराणसी से लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे, चुनार वाराणसी से लेकर आए थे। मुझे जल्दी से एक बताइए, चुनार का जो संबंध है वो किस शासक से रहा है। मैं इस कमेंट का आपका इंतजार जरूर करूंगा और जरूर मैं नेक्स्ट क्लास में इसका रिप्लाई दूंगा। मैं आ जाइए आगे हम और बात करते हैं, ठीक है। अब स्तंभों की बात करें, खंभों के जो स्तंभ है उनकी बात करें, तो जो तना रहा करता था, स्तंभों का जो तना रहा करता था वो क्या रहा करता था, पॉलिशदार रहा करता था, सुंडाकार सॉफ्ट में रहा करता था। क्या रहा करता था, सुंडाकार सॉफ्ट में रहा करता था। अवागमुखी जो रहा करता अवागमुखी रहा करता था वो उल्टा कमल मतलब घंटक रहा करता था। क्या रहा करता था, उल्टा कमल या घंटक रहा करता था। गोल पत्थर की शैलियां रहा करती थी। पत्थर के ऊपर क्या रहा करता था, गोल पत्थर की शैली बोलते हैं, गोल पत्थर की चौकी बोलते थे। इसमें 4 चक्र रहा करते थे। कितने चक्र रहा करते थे, 4 चक्र रहा करते थे। और 4 चक्रों, प्रत्येक चक्र में कितनी तीलियां रहा करती, प्रत्येक चक्र में, जैसे मान के लिए ये कुछ चक्र है और इसमें इस प्रकार की कितनी तीलियां रहेगी, इस प्रकार की इसमें 24 तीलियां रहा करती थी। कितनी तीलियां रहा करती थी, 24 तीलियां रहा करती थी। फिर अपन ने पढ़ा था कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला की विशेषता क्या है कि यहाँ पर पशुओं की आकृति को सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया है। तो प्रत्येक इसमें क्या है, किसकी आकृति उत्कीर्ण हुआ करती, पशुओं की आकृति उत्कीर्ण हुआ करती थी। जैसे घोड़ा हो गया, बैल हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, इस प्रकार के पशुओं की आकृति क्या है, उत्कीर्ण है। इसी के अलावा हमको कुछ पशु मूर्तियां भी क्या हुई है, प्राप्त हुई है। जैसे 4 हाथियों की 4 मूर्तियां हमको क्या हुई, सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है। 4 शेरों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। तो ऐसा स्तूप जहाँ से प्राप्त हुआ जहाँ पर एक साथ 4 शेरों की क्या है, आकृतियां भी है। और वो कहाँ पर है, सारनाथ से और सांची से हमको इस प्रकार की प्राप्त हुई है। इसी के अलावा हम बात करें कि एक हाथी की मूर्ति भी हमको क्या हुई, स्तूपों से प्राप्त हुई है। और ये हाथी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, सांकीसा से हमको ये हाथी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा बात करें, हमें केवल एक सिंगल शेर की मूर्ति भी क्या हुई है, प्राप्त हुई है। तो एक सिंगल शेर की मूर्ति सांट से प्राप्त हुई है, लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुई है। और रामपुरवा से हमको क्या प्राप्त, रामपुरवा जो द्वितीय है, रामपुरवा द्वितीय से हमको इस प्रकार की केवल एक सिंगल हाथी की क्या हो रही है, मूर्ति प्राप्त हो रही है। हमें इस प्रकार से जो स्तूप है उन स्तूपों में सांड की आकृति प्राप्त हो रही है। और सांड की आकृति कहाँ से प्राप्त हो रही है, रामपुरवा द्वितीय से हमको क्या हो रही है, सांड की आकृति प्राप्त हो रही है। दिमाग में अशोक का जो धर्म चक्र है, ये मोस्ट टाइम की अशोक का धर्म चक्र है ना। अशोक का जो धर्म चक्र है उसमें कितनी तीलियां है, 32 तीलियां है। और वैसे अशोक के चक्र में हमको कितनी तीलियां प्राप्त हो रही है, 4 ऐसे चक्र प्राप्त हुए जिसमें 24 तीलियां भी हमको क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। और धर्म चक्र में कितनी तीलियां प्राप्त हो रही है, 32 तीलियां प्राप्त हो रही है। अब देखिए सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, कौन सा, सारनाथ का अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्या अपनाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कौन सा, सारनाथ का अशोक स्तंभ है। उसमें दिमाग में रखिए जो हमारे जो शब्द है, सत्य में वो जयते, सत्य की सदैव क्या हो, जय हो, विजय हो, ये जो शब्द है, ये शब्द किस साल लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये चीज भी आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा, काफी ज्यादा बार इस वाले की जब हमें क्या होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक बहुत डीप पढ़ने में लगे रहते हैं और ऊपर ऊपर के कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जो हमें लगता है अरे यार हम इसका जवाब हम एकदम सही दे देंगे, परंतु ना चाहते हुए भी हमसे ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं अक्सर। तो हमें उन सवालों पर भी थोड़ा सा फोकस करना है जो हमें लगता है कि यार ठीक है हो जाएगा, परंतु वो सवाल भी हमें कभी कभी हमारे बहुत ज्यादा हमको परेशान कर देते हैं। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अब कुछ हम प्रतीक के बारे में पढ़े, फिर मैंने बताया था कि जो मौर्य स्थापत्य कला है उनका उद्देश्य केवल इतना रहा करता था कि किस प्रकार से हम बौद्ध धर्म का क्या कर सके, प्रसार कर सके। और क्यों बौद्ध जो स्तूप है, क्यों बौद्ध जो स्मारक है, क्या स्थापत्य कला, उसमें जानवरों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, या यूं कह सकते जानवरों के
जो चित्र हैं उन चित्रों का, उनकी मूर्तियों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध से रिलेटेड उन जानवरों की मूर्तियां, वो जानवरों के चिन्ह रहा करते थे। जैसे अगर कहीं पर हाथी का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब भगवान बुद्ध जो है अपनी माता के गर्भ में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। जब जहां पर कमल व सांड का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब बुद्ध का जन्म को वहां पर दर्शाया जा रहा है। जहां पर घोड़े का प्रयोग किया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है कि बुद्ध महानिष्कर्मण या अपना गृह त्याग कर रहे हैं। जहां पर सिंह दिखाया गया है, तो सिंह का अर्थ क्या है, जो बुद्ध है वो बुद्ध भगवान, जो भगवान बुद्ध है वो किससे रिलेटेड है, बौद्ध शाक्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बौद्ध शाक्य से रिलेटेड है। इसके अलावा जहां पर चक्र दिखाया गया है, चक्र का अर्थ क्या है, बुद्ध क्या दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। बुद्ध क्या दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तथा निरंतर क्या करते जा रहे हैं, निरंतर प्रगति का भी क्या कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। तो आई होप ये जो चीज है आपको एकदम समझ में आ गई। अब हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं कि जो गुफाएं हुआ करती, बौद्ध मतलब जो मौर्य काल की जो गुफाएं हुआ करती, उन गुफाओं की बात करें तो गुफाएं जो थी वो पॉलिशदार गुफाएं हुआ करती। मतलब ऐसे नहीं कि केवल स्तूप ही पॉलिशदार है, मौर्य काल की गुफाएं भी एक क्या रही है, पॉलिशदार रही है। अब आप सोचिए किस प्रकार का आर्किटेक्चर उस समय रहा होगा कि पहाड़ों को काट रहे हैं, ना केवल काट रहे हैं बल्कि उनमें पॉलिश भी कर रहे हैं कि वो केवल रहने के स्थान पर ही नहीं, एक सुंदरता के मामले में भी एक बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ नमूने के रूप में हम कह सकते हैं। तो देखिए ये जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं अधिकांश जो है वो आजीविकों और निर्ग्रंथों को दी जाती थी। किसको दी जाएगी, आजीविक जो संप्रदाय है मक्की गोसाल का, उसको निर्ग्रंथों को ये क्या दी जाती थी, ये गुफाएं दी जाती थी। इन अधिकांश गुफाओं का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जा रहा है, अशोक के द्वारा करवाया जा रहा है। तथा अशोक का जो बेटा है, पोता है दशरथ, दशरथ, ठीक है, दशरथ, तो अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा भी इन गुफाओं का क्या करवाया जा रहा है, निर्माण करवाया जा रहा है। तो जैसे हम बात करें कुछ गुफाओं की बात करें, जैसे बराबर की जो गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, गया के अंदर स्थित है। बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, गया के अंदर स्थित है। दिमाग में बिठा लेना, ये बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, गया में। और यहाँ ना केवल एक गुफा है बल्कि यहाँ पर कितनी गुफाएं, यहाँ पर 4 गुफाएं। जैसे उन चारों गुफाओं के नाम क्या है, सुदामा, कर्ण चौपड़, लोमहर्ष और विश्व झोपड़ी। ये इस प्रकार की 4 गुफाएं हैं। और इन चारों गुफाओं को का जो निर्माण है, वो निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन है, इन चारों गुफाओं का निर्माण कराने वाला व्यक्ति है अशोक। अशोक के द्वारा ही बराबर की 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया है गया में। अब इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करें कि नागार्जुन जो पहाड़ी है, देखिए पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी है, दिमाग में रखिए। नागार्जुन पहाड़ी की जो गुफाएं हैं, इन पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन है, जो अशोक का जो पौत्र है दशरथ के द्वारा इन नागार्जुन की पहाड़ी की गुफाओं का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं, इनमें 3 गुफाएं हैं, गोपिका, विदहित और विहयक। ये इस प्रकार की 3 गुफाएं, कौन कौन सी, गोपिका, विदहित और विहयक, ये 3 गुफाएं। और 3 + 4, ये चारों मतलब टोटल हो रही 7 गुफाएं। इन 7 गुफाओं को किस नाम से जाना जाता था, इन्हें 7 गुफाओं को मिलाकर सप्तघर के नाम से जाना जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा सप्तघर का उदाहरण है या निम्न में से कौन सा सप्तघर का उदाहरण नहीं है। तो ये चीज भी आप थोड़ी सी एक दिमाग में रखिएगा। आ जाइए, अब हम बात करते हैं स्तूप। स्तूप जो होता है क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्तूप। बहुत मोस्ट IMP है, क्योंकि मौर्य काल में सर्वाधिक स्तूपों का, करीब 84,000 स्तूपों का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। तो देखिए स्तूप का जो ऋग्वेद में मिलता है वो मिलता है थुहा। थुआ का अर्थ क्या होता है, स्तूपों का अर्थ ऋग्वेद में क्या मिलता है, थुआ। और थुआ का अर्थ क्या होता है, राख की ढेरी। इसका मतलब शरीर के अवशेषों पर क्या, अर्ध गुंबदाकार, शरीर के अवशेषों पर अर्ध गुंबदाकार समाधियों का जो निर्माण करवाया जा रहा है, उन समाधियों को ही क्या बोला जाएगा, स्तूप बोला जाएगा। और केवल अकेला अशोक, कितना, केवल अकेला अशोक 84,000 स्तूपों का क्या करवा रहा है, निर्माण करवा रहा है। तो दिमाग में ना सवाल आ सकता है कि सबसे सर्वाधिक स्तूपों का निर्माण करवाने वाला जो शासक है, वो शासक कौन सा है, वो अशोक है। अशोक अकेला 84,000 स्तूपों का क्या करवा रहा है, निर्माण करवा रहा है। दिमाग में ना जो सांची और भृतहुर स्तूप है, सांची और भृतहुर में जो स्तूप है, इन स्तूपों का प्रारंभिक जो निर्माण है वो तो किसके द्वारा करवाया जा रहा है, वो अशोक के द्वारा करवाया जा रहा है। परंतु उनका जो सर्वाधिक विस्तार किया गया है, बाद में जो राजाओं के द्वारा इनका विस्तार किया गया, वो विस्तार किस काल में किया गया, वो शुंग काल में किया गया। किस काल में किया गया, शुंग शासकों के द्वारा इन सांची और भृतहुर के स्तूपों का क्या किया गया,
विस्तार किया गया है। तो हम थोड़ी सी बात करें सांची और भरतमुख के स्तूपों की बात करें। देखिए सांची का जो स्तूप है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, विदिशा एमपी के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, विदिशा एमपी के अंदर स्थित है। ये एक बहुत प्रमुख स्तूप है। इस स्तूप का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया, ईंटों के द्वारा इस स्तूप का क्या किया गया, निर्माण किया गया है। और इस स्तूप की जो खोज है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस स्तूपों की इस स्तूप की क्या की खोज की गई है। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 स्तूप है। कितने स्तूप है यहाँ पर, मुख्य रूप से 3 स्तूप यहाँ के बहुत प्रमुख स्तूप है। और कुल 3 ही स्तूप है, जिसमें एक स्तूप का जो निर्माण है वो किस काल में किया जा रहा है, एक स्तूप का निर्माण किया जा रहा है मौर्य काल में। जो मौर्य काल में स्तूप का निर्माण किया गया उस स्तूप में क्या नहीं है, रेलिंग नहीं है। ये जो स्तूप है ये रेलिंग रहित है। दिमाग में रखिएगा, जो सांची का जो स्तूप है, जो मौर्य काल में जो स्तूप बना हुआ है उस स्तूप में क्या नहीं है, रेलिंग नहीं है, रेलिंग रहित ये स्तूप है। परंतु जो 2 स्तूप जो मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल के बाद में जो मौर्योत्तर काल में जिन स्तूपों का निर्माण किया गया, इन स्तूपों में क्या स्थित है, इन स्तूपों में रेलिंग स्थित है, रेलिंग रहित नहीं है। इन स्तूपों में क्या स्थित है, इन स्तूपों में रेलिंग स्थित है। इसके बाद में बात करें भरतमुख का स्तूप। भरतमुख का जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, वो सतना एमपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सतना एमपी में। इसका जो निर्माण किया जा रहा है, जो प्रारंभिक निर्माण करवाया जा रहा है वो किसके द्वारा करवाया जा रहा है, अशोक के द्वारा करवाया जा रहा है। किसके द्वारा करवाया जाए, अशोक के द्वारा। परंतु इसका जो विकास है वो शुंग शासकों के द्वारा करवाया जा रहा है। किस कौन से शासकों के द्वारा करवाया जा रहा है, शुंग शासकों के द्वारा कराया गया। और इसी में क्या खास बात है, देखिए यहाँ का जो निर्माण किया गया है सांची के स्तूप है, सांची के स्तूपों का निर्माण ईंटों के द्वारा किया गया है। परंतु भरतमुख के जो स्तूप है इसका निर्माण जो किया गया वो पॉलिशदार लाल पत्थरों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, पॉलिशदार लाल पत्थरों पर किया गया। और रेलिंग पर जो रेलिंग बनाई गई है उस रेलिंग में कुछ आकृतियां उकेरी गई है, कुछ चिन्ह जो है वो उकेरे गए हैं। किस किस के, जैसे यक्षे की आकृति उकेरी गई है, इसके बाद लक्ष्मी की आकृति उकेरी गई है, इसके अलावा मोर की आकृति उकेरी गई है और हाथी की। ये आकृति आपको भरतमुख स्तूप जो है, इस भरतमुख स्तूप पे क्या है, उकेरी गई है। तो ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आ जाइए हम आगे बात करें कि मौर्यकालीन जो सिक्के हैं, मौर्यकालीन सिक्कों की अगर बात करें तो सिक्कों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, न्यूमोसेमेटिक्स कहलाता है। क्या कह रहा है, न्यूमोसेमेटिक्स कहलाता है। आ जाइए प्राचीन सिक्कों की बात करें तो प्राचीन जो सिक्के थे उन पे किसी प्रकार के लेख नहीं लिखे हुआ करते, केवल क्या मिलते थे उन पे, केवल निशान करते। निशान मतलब आहत, मतलब उनके घात मारकर, उन पे आहत कर उन पे पंच करके, उन पे पंच मार के सिक्के कहा जाता था कि उन पे किसी प्रकार के लेख नहीं होते थे, उन पे केवल चिन्ह हुआ करते थे। तो ये मौर्यकालीन जो सिक्के जो है दिमाग में रखिए, मौर्यकालीन सिक्कों पर है ना या तो वेदिका ही बनी हुई रहेगी। मौर्यकालीन जो सिक्के हैं या तो सिक्कों पर वेदिका ही बनी हुई होती थी या फिर इन सिक्कों पर क्या बने हुए थे, वृक्ष बना करते थे। या तो मौर्यकालीन सिक्कों पर वेदिका ही बनी हुई रहेगी या फिर इन सिक्कों पर क्या बने हुए रहेंगे, वृक्ष बने रहेंगे। इन सिक्कों को दिमाग में ना पण के नाम से भी इन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, पण के नाम से भी जाना जाता था, है ना, कर्षा पण के नाम से भी जाना जाता था। और इन सिक्कों को निष्क के नाम से भी क्या है, जाना जाता था। निष्क जो हुआ करता था दिमाग में पहले एक आभूषण हुआ करता था, परंतु बाद में निष्क नाम का एक क्या आ गया, सिक्का प्रचलन में आ गया था। तो ये चीज आप दिमाग में ना। और इसके अलावा बात करें तो मस्क नाम का भी क्या हुआ करता था, एक सिक्का हुआ करता था। तो सिक्कों से भी हमको मौर्यकालीन स्थापत्य कला की क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। अब हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो मौर्य काल में मानी जाती है वो मानी जाती है अशोक के शिलालेख या अशोक के स्तंभलेख। अशोक के शिलालेख भी अपना आप में इंपॉर्टेंट है, ये सारे एक ही शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख क्या है। तो देखिए अशोक के जो शिलालेख है, अशोक के जो शिलालेख है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 14। और अशोक के जो स्तंभलेख है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 7। और इन शिलालेखों के अध्ययन के, इन स्तंभलेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एपिग्राफी बोला जाता है। कौन सी क्या बोला जाता है, एपिग्राफी। और इन शिलालेख, इन स्तंभलेख की जो भाषा हुआ करती थी वो भाषा कौन सी हुआ करती थी, इनकी भाषा हुआ करती थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा हुआ करती, प्राकृत भाषा। परंतु उनकी लिपि अलग अलग लिपि रहा करती है। जैसे भारत में जो अधिकांश मिले हैं उनकी लिपि कौन सी लिपि हुआ करती थी, वो ब्राह्मी लिपि रहा करती थी। परंतु ये जब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के शाहबाजगढ़ी है ना, ये शाहबाजगढ़ी है भाई, ठीक है, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा से जो स्तंभलेख मिले हैं उन स्तंभलेखों की जो लिपि हुआ करती है वो कौन सी लिपि हुआ करती थी, खरोष्टी लिपि हुआ करती है। परंतु यही बात जब हम अफगानिस्तान में करें तो अफगानिस्तान के जो लंगमान में जो
हमको अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, उनकी जो लिपि हुआ करती थी वो कौन सी लिपि हुआ करती? अरिमाई की लिपि हुआ करती थी। कौन सी लिपि हुआ करती? अरिमाई लिपि हुआ करती थी। हमको कहीं कहीं एक जगह से मौर्य काल के ऐसे भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं या अशोक के ऐसे भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं जहां पर एक नहीं बल्कि द्विभाषा का प्रयोग किया गया, एक नहीं बल्कि दो भाषा, इसमें ग्रीक का भी प्रयोग किया गया और अरिमाइक का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, ये कहां से प्राप्त हुआ? कंधार और अफगानिस्तान से सार-ए-कुना, कहां से? सार-ए-कुना से हमको इस प्रकार के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके अंदर ग्रीक व अरिमाइक दोनों भाषाओं का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। इसको सार-ए-कुना कहा गया और कहां से प्राप्त हुआ? ये द्विभाषी अभिलेख हमको कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, शिलालेख जो है, अशोक के जो शिलालेख है वो हमको कुल 10 स्थानों से प्राप्त हुए। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख है वो हमको कुल कितने स्थानों? शिलालेखों की संख्या तो कितनी है? संख्या अगर पूछ ले तो संख्या दिमाग में ना, संख्या जो है, संख्या तो उनकी 14 है, परंतु स्थान कितने हैं? हमें 10 स्थान से ये प्राप्त हो रहे हैं। अब 10 स्थान कौन से? देखिए, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान में कहाँ पर है? पेशावर के अंदर है। इसकी जो खोज है, इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? जनरल कोर्ट के द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई है। और कब की गई इसकी खोज? 1836 में। अगला है मनसेहरा। मनसेहरा कहाँ पर है? हजारा, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इसकी खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? कनिंघम महोदय को दिया जाता है। और 1889 के अंदर इसकी क्या की गई है? खोज की गई। अगला कौन सा है? कंधार, अफगानिस्तान में इसकी खोज हुई और इसकी जो खोज करने वाला है डॉक्टर सोलमबर्गर, इसके द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई है। 1964 में इसकी क्या की गई? खोज की गई। अगला कौन सी? कालसी का अगला कौन सा है? कालसी। कालसी की जो खोज की गई वो कहां से की गई? देहरादून, उत्तराखंड से की गई है ना। और फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई है 1860 के अंदर। गिरनार जो अभिलेख है, बहुत महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है गिरनार अभिलेख, जो कहां पर? जूनागढ़, गुजरात के अंदर इसकी क्या है? ये स्थित है। और इसकी जो खोज की गई वो कर्नल टॉड के द्वारा की गई 1822 के अंदर ना। सापुरा अभिलेख कहां पर? ठाणा, एमपी से की गई है। और किसके द्वारा? भगवान लाल के द्वारा 1882 के अंदर। ढोली, पूरी उड़ीसा के अंदर ये हमको प्राप्त हुआ है। और कीहोट के द्वारा इसकी खोज की गई है 1837 के अंदर। और जोन, अगला कौन सा है? अगला जोगढ़, ये है ना, जोगढ़ है, दिमाग रखिएगा। अगला कौन सा है? जोगढ़ जो अभिलेख है, जोगढ़ की जो है ना शिलालेख है, ये कहां पर प्राप्त हुआ है? ये गेजाम, कहां से प्राप्त हुआ? गेजाम से प्राप्त हुआ है, उड़ीसा में। और इसकी जो खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? वाल्टियर लियर के द्वारा इसकी खोज की गई 1850 में। एरागुडी, एरागुडी जो है वो कहां से प्राप्त हुआ? कुरनूल से प्राप्त हुआ, एपी से हमको, कुरनूल एपी से हमको प्राप्त हुआ है। और इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? अणु घोष, अणु घोष भी कह सकते हैं, अबू घोष भी कह सकते हैं, दोनों एक ही नाम। 1929 में इसकी क्या की गई है? इसकी खोज की गई है। और सन्नति जो है, सन्नति शिलालेख जो है, इसकी खोज कहां से की है? गुलबर्गा, कर्नाटक से इसकी खोज की गई है। 1889 के अंदर इनकी खोज की गई। देखिए, सर्वप्रथम अशोक के जो शिलालेख है, उन शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज करने वाला व्यक्ति कौन सा है? मोस्ट टाइम पे है, पूछा जा सकता है कि अशोक के जो शिलालेख है उन शिलालेखों की खोज करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो पाट्रे डी फेंटलर, फेंटलर, इसके द्वारा क्या की गई? अशोक के शिलालेखों की खोज की गई है। कब की गई है? 1750 में। ये चीज दिमाग में ना, इसी के द्वारा सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की क्या की गई? खोज की गई। परंतु खोज करने की अलग चीज हो रहा है, पढ़ना। तो सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ने का जो कार्य किया गया था वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1837 में। मोस्ट टाइम की लाइन है, दिमाग में रख लिएगा कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और मैंने बताया अशोक के जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि के अंदर है। तो भारत में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि पढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है, किस कौन सी लिपि को? ब्राह्मी लिपि पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। वो श्रेय भी किसको दिया जाता है? वो भी हमारे जेम्स प्रिंसेप महोदय को ही दिया जाता है। अगला आ जाइए, हम अगर प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो अभी तक हम शिलालेख की बात करें, हम थोड़ा सा अभिलेखों की बात करें तो इसका प्रथम जो अभिलेख है, प्रथम पृथक जो अभिलेख है वो कलिंग अभिलेख है, जिससे हमको कलिंग युद्ध की भी क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है। और इसी अभिलेख के अंदर जो अशोक है वो क्या कह रहा है कि समस्त प्रजा मेरी क्या है? संतान है। तो सवाल पूछा गया है कितनी बार एग्जाम में कि अशोक के किस अभिलेख के अंदर वो ये कह रहा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है? तो कौन सा अभिलेख में? वो कह रहा है कलिंग अभिलेख में। इसके अलावा राजस्थान, जयपुर के पास में बैराट नाम की जगह पड़ती है, वहां की बीजे डूंगरी से हमको एक भाबरू अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसकी जो खोज की गई है वो कैप्टन बर्टन के, जयपुर डिवीजन के एक अधिकारी रहा करते थे कैप्टन बर्टन। कैप्टन बर्टन के द्वारा ही इसकी क्या की गई? भाबरू अभिलेख की खोज की गई है। भाबरू अभिलेख
सबसे ज्यादा क्यों प्रसिद्ध है? क्यों एकमात्र प्रमाण है हमारे पास जिसके अंदर ये बताया गया है कि अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था? अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी था, और ना केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था बल्कि अशोक के जो त्रिरत्न है, मतलब बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, अशोक इन तीनों में क्या रखा करता था? इन तीनों में अपनी आस्था ही रखा करता था। इसके अलावा इसी अभिलेख समूह 7 पुस्तकों को भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और इसी अभिलेख के अंदर, इसी लेख के अंदर जो अशोक है वो स्वयं को एक नाम से संबोधित कर रहा है, देवा नाम प्रियदर्शी मगध राजा अशोक। क्या कर रहा है? देवा नाम प्रियदर्शी मगध राजा अशोक, इस नाम से भी क्या कर रहा है? अपना आप को संबोधित कर रहा है। अब ऐसे कौन से अभिलेख है जिसमें अशोक के नाम का भी हमको क्या मिल रहा है? उल्लेख मिल रहा है। तो अशोक के नाम का उल्लेख मिलने वाला एक तो मास्की अभिलेख है ना, एक तो उदय गोलम अभिलेख है, एक तो निरहर अभिलेख है, और एक गुर्जरा अभिलेख है। दिमाग में गुर्जरा अभिलेख से हमको ये पता चला है कि मगध का राजा अशोक हुआ कर रहा। बाकी हम ये मान रहे थे कि कोई श्रीलंका का कोई राजा है जिसने ये सारे अभिलेख लगाए हैं, परंतु गुर्जरा अभिलेख से हमको बहुत सारी चीजें क्या हो गई थी? हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रानी का स्तंभ लेख। ये जो रानी का स्तंभ लेख है ये कहाँ पर? कौशाम्बी प्रयागराज के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? कौशाम्बी प्रयागराज में। इसका जो निर्माण है वो अशोक की जो रानी है पौरवाकी के द्वारा ही इस जो रानी का अभिलेख है, इस रानी का अभिलेख का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इसका हमको जानकारी जो अशोक का जो पुत्र है तिवर की भी हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और इसी में जो इसी अभिलेख के अंदर, इसी रानी के अभिलेख में जो हरिसेन है, हरिसेन समुद्रगुप्त की कौन सी प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति भी क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ये भी किस अभिलेख में लिखी हुई है? रानी के स्तंभ लेख में लिखी हुई है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये भी रानी के किस में लिखी हुई है? इसी स्तंभ लेख में लिखी हुई है। इसके अलावा जहांगीर का जो लेख है जिससे हमको जहांगीर के राज्यारोहण की क्या मिल रही है? जानकारी मिल रही है। इसकी जानकारी हमको कौन से? इसी अभिलेख से मिलती है। तो साथियों ये जो था ये हमारे मौर्यकालीन स्थापत्य कला थी। तो हम छोटा सा एक टॉपिक है मौर्यकालीन साहित्य। अगर मौर्यकालीन साहित्य भी पढ़ लेते हो मौर्यकालीन जो कला है वो एक तरीके से क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। तो अगला देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है मौर्यकालीन साहित्य। देखिए मौर्यकालीन साहित्य की हम बात करें तो सबसे पहले एक बात कहिए कि मौर्यकालीन जो काल है वो साहित्यों का सृजन काल है। क्या है? मौर्यकालीन जो काल है वो साहित्यों का सृजन काल है। परंतु मैगस्टीनीज एक लाइन कह रहे हैं कि भारतीयों की जो लेखन कला का ज्ञान नहीं था, है ना, भारतीयों को किसी प्रकार की कौन सी कला का? अरे भाई क्या कर रहे हो रे? भारतीयों को है ना कौन सी कला का ज्ञान नहीं था? लेखन कला का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, कि भारतीयों को लिखना नहीं आता था। ये बात कौन कह रहा है? मैगस्टीनीज अपनी इंडिया में कर रहा है। अब देखिए जो लेख मिलते हैं हमको, लेख किन किन भाषाओं में मिलते हैं? जो मौर्यकालीन हमको लेख मिल रहा है, जो जैन लेख मिल रहा है उनको प्राकृत भाषा मिल रहा है, बौद्ध लेख जो मिल रहा है उनको पाली भाषा मिल रहा है, और ब्राह्मण जो लेख मिल रहे हैं वो हमको संस्कृत भाषा मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से भाषाएं जो क्या थी वो डिवाइड हुआ करती थी। अब जैसे लेखों की हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र का जो निर्माण है वो कौटिल्य के द्वारा कराया गया। विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति है। ऐसा नहीं है आप तीनों को अलग अलग व्यक्ति समझ लो, ये तीनों एक ही व्यक्ति है। इसकी जो भाषा है वो भाषा कौन सी है? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। और इसकी लेखन जो शैली है वो लेखन शैली कौन सी है? महाभारत की जो शैली है वही इसकी क्या है? वो इसकी लेखन शैली है। दिमाग ना इसी के अंदर हम बात करें तो 15 क्या है? अभिकरण है, 150 इसमें अध्याय है, और करीब 6000 इसमें क्या है? श्लोक है। किसमें? कौन सी पुस्तक में? चंद्रगुप्त की अर्थशास्त्र में, या चाणक्य की, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र के अंदर। आ जाइए हम बात करें कि हमें कहां से प्राप्त हुई। तो तंजौर तमिलनाडु का जो एक ब्राह्मण था उसने 1905 में मैसूर के जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे एम समाज शास्त्री को अर्थशास्त्र की पांडुलिपि क्या करी थी? भेंट करी थी। तो यहीं से अर्थशास्त्र की पांडुलिपि हमको प्राप्त हुई है, ठीक है। अगर ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र है, परंतु इस पुस्तक के अंदर जो उल्लेख किया गया वो राजनीतिक विज्ञान का उल्लेख किया गया, अर्थात अर्थशास्त्र का जो विषय है वो अर्थशास्त्र ना होकर अपितु राजनीतिक विज्ञान क्या है? इसका मुख्य विषय रहा है। और इसी पुस्तक से हमको मौर्यकालीन राजनीति की जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन प्रशासन की हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसी में एक सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कि राज्य के कितने अंग होने चाहिए? 7 अंग महत्वपूर्ण है। राजा, अमात्य, अमात्य मतलब होता है मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष और मित्र, इन चीजों का क्या किया गया? इसमें उल्लेख किया गया है।
दूसरी चीज, शूद्रों को आर्य कहा गया, मतलब मौर्य काल में शूद्र भी क्या रहा करते थे, आर्य ही रहा करते थे, परंतु मलेच्छों से भिन्न है। ठीक है, जो शुद्ध है वो आर्य होंगे, परंतु ये मलेच्छ है। मलेच्छ किसको कहा जाएगा, जो विदेश से आए होंगे, तो विदेशों को क्या बोला जाता, मलेच्छ बोला जाएगा। तो ये मलेच्छों से क्या है, भिन्न कहा गया है। तथा इसी में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली कर मुक्ति की क्या की गई है, बात की गई है कि ब्राह्मणों को दान में हम एक कर मुक्त भूमि दे रहे हैं, इस भूमि का उसमें उल्लेख किया गया है, और ब्राह्मणों दे या अग्र आहार, इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। अगली बहुत महत्वपूर्ण जो किताब है, वो किताब हमको देखने मिलती है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। हालांकि ये जो किताब है ये गुप्त कालीन किताब है, परंतु जानकारी जो दे रही है उनको मौर्य कालीन जानकारी दे रही है। इस किताब का जो भाषा है वो भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा में एक किताब लिखी गई है। इसमें चाणक्य और अमात्य को क्या कहा गया है, राक्षस कहा गया है, क्योंकि धनानंद के क्या है, अमात्य, चाणक्य और जो अमात्य थे, इन दोनों ने मिलकर धनानंद के राज्य को गिरा दिया था और मौर्य शासन की स्थापना कर दी थी। इस कारण इसके षड्यंत्र का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। इसमें चंद्रगुप्त के द्वारा किस प्रकार से धनानंद को हराया गया और मगध पर मौर्य शासन की क्या की गई, मौर्य काल की क्या की गई, स्थापना की गई है। इसकी हमको क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। और किस प्रकार से मगध का राजा बनाया, मगध का नरेश बनाया, इसकी हमको क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। दिमाग में चंद्रगुप्त है ना, इसी पुस्तक में मोस्ट टाइम भी इसी पुस्तक के अंदर चंद्रगुप्त को नीच कुल का बताया गया, मतलब निम्न कुल का बताया गया, और वृषल कुल का, नीच कुल का इसके अंदर हमको चंद्रगुप्त को बताया गया। इसके अलावा बात करें ये नायिका विहीन है, इस पुस्तक में किसी भी प्रकार की एक नायिका का प्रयोग नहीं किया गया। तो सवाल आ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी पुस्तक नायिका विहीन है। इसी पुस्तक में ये जो पुस्तक है जासूसी के आधार पर है। किसके आधार पर है, ये जासूसी के आधार पर ये पुस्तक है। अगला है वासुवादता। ये जो पुस्तक है इसको सुबुंधु जो है इसके क्या है, लेखक है। सुबुंधु क्या है, इसके लेखक ये कौन थे, बिंबिसार के जो है ये मंत्री रहा करते थे। अगला है कलहण की राज तरंगी। ठीक है, कलहण की राज, कलहण जो है कहां पर, कश्मीर के अंदर, कश्मीर के जो राजा थे वहां पर के राजा के दरबार विद्वान थे, और वहीं पर बैठकर ये कौन सी पुस्तक लिखी गई है, राज तरंगी नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, भारत की प्रथम विश्व ऐतिहासिक पुस्तक है। भारत की प्रथम मोस्ट टाइम पे है कि भारत की प्रथम विश्व ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है, वो राज तरंगिणी है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के इतिहास की क्या मिल रही है, जानकारी मिल रही है। अशोक को कश्मीर का प्रथम शासक तथा शिव भक्त बताया गया है। ये अब ये दिमाग में अभी तक जितनी भी जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अभी तक जो भी बात पढ़ रहे हैं, उसके तो अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। बुद्ध के पितृरत्न है, बुद्ध धर्म संघ, इनमें क्या रख रहा है, आस्था रख रहा है। परंतु ये पहली पुस्तक है जिसके अंदर अशोक को क्या बताया गया, कश्मीर का प्रथम शासक बताया गया, और ना केवल कश्मीर का शासक बताया गया, बल्कि जो अशोक है वो शिव में भी क्या रखता है, आस्था रखता है। और अशोक को विशेषता और झेलम नदी के किनारे इसकी क्या करता है, स्थापना करता है। तो क्या होता है, तो अशोक जो है वो कश्मीर में विशेषता और झेलम नदी, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी नदियां हैं, इन दोनों नदियों के किनारे ही इस कश्मीर की क्या कर रहा है, स्थापना कर रहा है। आ जाइए बेटा ना, बुद्ध चरित्र, चरित्र नहीं है, बुद्ध चरित्र दिमाग में, अशोक घोष की बुद्ध चरित्र। ठीक है, अशोक घोष के द्वारा क्या लिखी गई, बुद्ध चरित्र लिखी गई। और ये बुद्ध जो अशोक घोष था वो किसका दरबारी था, वो कनिष्ठ का दरबारी था। किसका दरबारी था, कनिष्ठ का दरबारी था। और इसी किताब को आधार मानकर जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, किसके द्वारा, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लाइट ऑफ एशिया, कौन सी, लाइट ऑफ एशिया है ना, लाइट ऑफ एशिया नामक क्या लिखी है, किताब लिखी है। और लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया, बुद्ध को कहा गया है ना। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा गया, वो बुद्ध को कहा गया। ये किताब लिखी हुई है। अगली किताब देखिए मैगस्थनीज की इंडिका। मैगस्थनीज की जो इंडिका है इसकी मूल प्रतिलिपि जो है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कहते हैं ये मूल प्रतिलिपि जो है वो क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो मूल प्रतिलिपि हमारे पास उपस्थित नहीं है। और ये जो मैग्नीस था वो सेल्यूकस निकेटर का क्या राजदूत बनकर चंद्रगुप्त के मौर्य के क्या आया था, मौर्य के दरबार में आया था। तो ये कुछ मौर्यकालीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके अलावा कुछ पुस्तकें जैसे है ना कथा चरित्र सागर, ये सोमदेव की पुस्तक है। बृहद कथा, ये गुणाद्रेय जो है ना, गुणाद्रेय के द्वारा किताब लिखी है। व्रत कथा मंजरी, ये है ना सेमेंद्र के द्वारा है। नेचुरल हिस्ट्री, ये प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई है। कुम्हार, और कुम्हार जो है लामा तारानाथ जो तिब्बत के थे उनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा परीक्षित पर्वत हेमेंद्र सूरी के द्वारा लिखी है। कल्पसूत्र ये भद्रबाहु के द्वारा लिखी है। देख कल्पसूत्र थोड़ा सा दिमाग में रखना क्योंकि किताब किसके द्वारा लिखी है, भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा कथा वत्सु, वत्सु नहीं है वत्स है दिमाग, कथा वत्सु ये भोगली पुत्र तिस्मु के द्वारा लिखी गई है ना। ये भोगली नहीं है, मोगली है।
मोगली पुत्तिस्म में जो है उसके द्वारा लिखी है। अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र और सरदानंद ये किताब लिखी गई है ना। सरितपुत्र प्रक्रम और सूत्रालकार ये किताबें इसके द्वारा लिखी गई। और इन किताबों की जो भाषा है, इन किताबों की चारों किताबों की भाषा कौन सी है? इन चारों किताबों की भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? इन चारों किताबों की भाषा इनकी संस्कृत है। इसके अलावा हम और बात करें कि कुछ बौद्ध जो ग्रंथ है, कौन से? दीपवंश, महावंश, दिव्यवादन, ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है? एक प्रकार के बौद्ध ग्रंथ है। तो अब थोड़ी सी हम बात करें तो सिंहली अनुश्रुति जो है, कौन सी? सिंहली अनुश्रुति जो है ये श्रीलंका के बौद्ध धर्म की जानकारी हमको देती है कि श्रीलंका में क्या रहा करता? बौद्ध धर्म रहा करता था। और इसी पुस्तक में ये जानकारी मिल रही है कि अशोक जब राजा बन रहा है तो वो राजा ना केवल अपने पिता के कहने पर बन रहा है, कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो अशोक है वो अपने 99 भाइयों को मारकर, कितने भाइयों को मारकर? 99 भाइयों को मारकर इस मगध का क्या बन रहा है? राजा बन रहा है। तो इस बात की जो जानकारी है वो सिंहली अनुश्रुति से मिल रही है। कहां से मिल रही है? सिंहली अनुश्रुति में। और एक बहुत शानदार किताब है मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो मतलब प्रश्न, तो मिलिंद के प्रश्न, ये जो किताब है ये मिलिंद और नागसेन जो है इनके जो विवाद है इसकी क्या दे रही है? हमको जानकारी दे रही है। इसके लेखक कौन है? नागसेन है। और इसकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। तो आई होप, है ना। और ये क्या है? प्रश्नोत्तरी है ना। बुद्ध दर्शन है, बुद्ध दर्शन की इसमें क्या की गई? बात की गई है। तो मिलिंद जो इंडो ग्रीक राजा हुआ करता था उसके, और एक बुद्ध जो धर्म के जो अन्यायी हुआ करते थे, जो सन्यासी हुआ करते थे, उनके आपस के वाद विवादों की क्या की गई? इसमें बात की गई है। और बाद में जो मिलिंद रहेंगे वो क्या? वो हार जाता है और बुद्ध धर्म को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।